चलिए तो हम बात करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन की कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था। ये जो वॉर होता है ये 1776 से 1783 तक होता है। 9 साल ये युद्ध चलता है टोटल। इसमें होता क्या है कि एक आर्म्ड ओवरथ्रो है। आर्म्ड ओवरथ्रो का मतलब क्या है कि एक मिलिट्री दूसरी मिलिट्री से फाइट करती है। कौन कौन सी मिलिट्री फाइट करती है? एक जो है वो ब्रिटिश मिलिट्री है, दूसरी जो है वो अमेरिकन मिलिट्री है, और तीसरी जो है वो फ्रेंच मिलिट्री है। तो एक्चुअल जो फाइट है वो है अमेरिकन मिलिट्री और ये ब्रिटिश मिलिट्री के बीच में। जो अमेरिकन मिलिट्री है वो ब्रिटिश मिलिट्री से फाइट करती है, और उसमें जो फ्रांस है वो अमेरिकन मिलिट्री की मदद करता है ब्रिटिश मिलिट्री को हटाने में, और फाइनली ये हरा देते हैं। हारता कौन है? ब्रिटिश मिलिट्री हार जाता है, और फाइनली यहाँ से अपने फोर्सेस को विड्रॉ करती है और अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि फ्रांस कैसे हेल्प कर पाता है। तो 1740 से लेकर के 1763 तक जो इंग्लिश फोर्सेज हैं या जो ब्रिटेन है वो लड़ाई करता है फ्रांस से। कहाँ कहाँ लड़ाई करता है? वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लड़ाई करता है, यूरोप में लड़ाई करता है, साउथ एशिया में लड़ाई करता है, हर जगह ये लोग लड़ते हैं। और फाइनली 1763 में जो ब्रिटेन है वो फ्रांस को हरा देता है। अभी हार तो जाता है तो हर जगह से अपना फोर्सेज विड्रॉ करना शुरू करता है, लेकिन जब ये देखता है कि अमेरिका वापस इससे लड़ाई कर रहा है ब्रिटेन से, तो अपना दुश्मनी निकालने के लिए फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट करता है ताकि अमेरिका ब्रिटेन को हरा दे, और जो इनका एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है उसमें फाइनली ये एक अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, चलो हमने तुम्हें हरा दिया ऐसा करके। ठीक है, अब 1740 से पहले, ये 1773 से पहले ये युद्ध होता क्यों नहीं है? 1776 में शुरुआत होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता है? तो समझते हैं। 1763 से पहले इस साइड में फ्रांस रहते वाले लोग रहते हैं और इस साइड में रहते हैं ब्रिटिश पीपल। ठीक है, तो ये लोग इनका कुछ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं। कहते हैं तुम अपना सेल्फ गवर्नमेंट बना लो, खुद से रहो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, तुमको जैसे रहना है रहो। छोटा मोटा टैक्स लगाते भी हैं तो कहते हैं वो लोकल गवर्नमेंट लगा लेगा, तो अपने आप रहो। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी यहाँ से देश निकाला जिनको दिया जाता है वो लोग आते हैं रहने। ठीक है, तो जब 1763 में ये फ्रांस यहाँ से निकल जाता है, इनसे पहले इनको डर क्या रहता है कि ये फ्रांस से मिल करके हमें हरा देगा। हमेशा ये डर बना रहता है ब्रिटेन की नज़र में, इसीलिए ये लोग इसका ब्रिटेन का एक्सप्लॉइटेशन करते नहीं हैं, अमेरिका का एक्सप्लॉइटेशन करते नहीं हैं। लेकिन जब एक बार 1763 में फ्रेंच का जो कॉल्यूशन का हिस्सा ये ख़त्म हो जाता है, तब इनको लगता है कि अब तो हम तुमको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तुमसे टैक्स ले सकते हैं, तो बहुत सारा टैक्स लगाना शुरू करते हैं इस इलाके में। इससे तंग आकर के जो अमेरिका है वो लड़ाई कर देता है। जब लड़ाई करता है तो उसको फ्रेंच सपोर्ट कर देता है, और फाइनली ये लोग इसको हरा देते हैं और अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो लड़ाई कौन कर रहा है? ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ाई कर रहा है नॉर्थ अमेरिकन सब्जेक्ट से, और फ्रांस इसमें अमेरिका की मदद कर रहा है। ठीक है, यही है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो लोग आए थे 1600 के आसपास की बात करता हूँ। 1600 से शुरू होता है कॉलोनाइजेशन। तो फ्रांस अपना कुछ लोग को भेजता है इस इलाके में बसने के लिए, और जो वेस्टर्न कोस्ट पे फ्रांस भेजता है और ईस्टर्न कोस्ट पे भेजते हैं ब्रिटेन वाले लोग। और यहाँ पे जो लोग भेज जाते हैं वो एक्साइल्ड या बनवास काटने के लिए भेज जाते हैं, सजा याफ्ता लोग होते हैं, सैबोटाज के लिए पनिशमेंट मिलता है वो लोग होते हैं, जो कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेटर्स हैं, फ्यूजिटिव्स हैं, उनको भेजा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स आते हैं अपने मर्जी से, ताकि वो रॉ मटेरियल्स को खरीद सकें और वो अफ्रीका या यूरोप भेज सकें सस्ते रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये लोग यहाँ पे आते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो यूके इनकी कोई मदद नहीं करता है, जो इंग्लिश है उसकी कोई मदद नहीं करता, कहता तुमको जैसे रहना है रहो, हमको कोई मतलब नहीं, सेल्फ गवर्नमेंट करो। और सेल्फ गवर्नमेंट इसलिए कहता है ताकि अगर इसका हम सब एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो ये फ्रांस के साथ मिलकर हमें हरा देगा। तो इसलिए ये लोग कहते हैं तुम अपना सेल्फ रूल करो, और कुछ छोटी मोटी मदद चाहिए तो हमसे लो, लेकिन बड़ी मदद नहीं करेंगे हम तुम्हारी, कोई ज़्यादा मदद, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, कोई स्कूल नहीं बनाएंगे, कोई कॉलेज नहीं बनाएंगे, जंगल में ऐसे भेज दिया, तुमको जैसा रहना है रहो। तो ये कुछ चलता है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं ये वाला इलाका जो है ये फ्रांस का इलाका है, ये वाला जो इलाका है ये ब्रिटिश का इलाका है। यहाँ पे ब्रिटिश पीपल रहते हैं और यहाँ पे फ्रेंच पीपल रहते हैं। और जो डरता है यही डरता है कि ये जो फ्रेंच पीपल है कहीं फ्रेंच और ब्रिटिश मिल ना जाए, और हमको जो मेरा एक्चुअल जो होम टाउन है उसके जो यहाँ पे फोर्सेज हैं उसको हटा ना दे और इंडिपेंडेंट ना हो जाए, बोले कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा ना हो। क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पॉलिटिकल फिजिटिव्स वगैरह लोग रहते हैं, देश निकाला दिया हुआ इनको पहले से ही। तो ये 1754 से 1763 में एक वार होता है, 7 ईयर वॉर, बहुत पॉपुलर है, जिसके अंत में फ्रांस हार जाता है 1763 में। और देख सकते हो ये जो इलाका है पहले फ्रांस के कब्जे में था, 1763 में ये पूरा इलाका हो जाता है ब्रिटिश के पास। और अब ब्रिटिश कहता है कि हमें टैक्स दो, क्योंकि एक तो जो झगड़ा होता है इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। जब पैसा खर्च हो जाता है तो ब्रिटिश कहता है मुझे पैसा दो, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है नहीं, लड़ाई में खर्च हो गया है।
तो बहुत सारे कॉजेज हैं, उसमें सबसे जो पहला कॉज है पॉलिटिकल कॉज। हम कॉजेज को 3 में देखेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आर्मी रिलेटेड कॉजेज देखेंगे, ठीक है। सबसे जो पहला पॉलिटिकल कॉज है वो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, इंग्लिश और फ्रेंच की जो लड़ाई चल रही है उसके कारण। 1740 से लेकर 1763 तक ये लोग लड़ाइयाँ करते ही रहते हैं। यूरोप में लड़ाई करते हैं, साउथ एशिया में लड़ाई करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में लड़ाई करते हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। और फाइनली क्या होता है कि फ्रेंच 1763 में हार जाता है। जब 1763 में फ्रेंच हारता है तो जो नॉर्थ अमेरिकन पार्ट से विड्रॉ करने की बात चलती है कि तुम हट जाओ, और ये लोग हटते भी हैं, थोड़ा मार्जिनलाइज हो जाते हैं, छोटा सा लोकेशन में रहना शुरू करते हैं। दूसरा, एक बार जब 1763 में हट जाते हैं तो पहले का जो पॉलिसी था बेनाइन नेग्लेक्ट कि तुमको जैसे रहना है रहो, वहाँ से एक शिफ्ट होता है। अब क्या करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहता है कि तुम एक काम करो, तुम लोग हमें टैक्स देना शुरू करो बहुत सारा, क्योंकि एक तो पहले झगड़ा हो चुका है, हमारा पैसा खर्च हो चुका है, अब तुम्हारे पास फ्रांस से मिलने का चांस नहीं है, फ्रेंच कॉलोनी का चांस है नहीं, तुम लोग हमको टैक्स देना शुरू करो। ये था पॉलिटिकल कॉज। जो इकोनॉमिक कॉज है उसमें देखेंगे कि जब 1763 में हार जाता है फ्रेंच, तो यहाँ पे टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं, बहुत सारे टैक्स लाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टैम्प टैक्स। ये क्या था, यहाँ पे मान लो अपना ब्रिटेन है, यहाँ पे अपना नॉर्थ अमेरिका है, तो जब भी यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी का लेना हो या कोई भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो उसको एक स्टैम्प लेना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चर कहाँ पे होगा, यूरोप में होगा। मैन्युफैक्चर कहाँ पे होगा, मतलब ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन एक स्टैम्प देगा, बोलेगा ये स्टैम्प लो, और तभी हम तुम्हारे ट्रांजैक्शन का वैलिडेशन देंगे। तुम्हारा ट्रांजैक्शन सही है हम तब बोलेंगे जब तुम हमारे से ये वाला स्टैम्प लेके इस्तेमाल उस ट्रांजैक्शन को करोगे। ये कोई मतलब नहीं है। उसके बाद टाउन्स एंड ड्यूटीज़ लगाते हैं ये एसेंशियल कमोडिटीज़ पे। एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि चाय, चायपत्ती, पानी, शुगर, सब पे ये लोग एक टैक्स लगाना शुरू करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ पे। कहते हैं सब पर टैक्स दो। अब इनको गुस्सा आ रहा है अमेरिकन वाले को, आज तक तो इनको टैक्स देने की आदत थी नहीं, और जाने से टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। यहाँ पे चाय का बहुत डिमांड रहता है, कहते हैं टी टैक्स लगा देते हैं। 1777 में कहते हैं टैक्स देना शुरू करो। जो नेविगेशन एक्ट है इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, नेविगेशन एक्ट क्या था, ठीक है। यहाँ पे मान लो अपना ब्रिटेन है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे मान लो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अगर इनको कोई सामान यहाँ बेचना है तो ये लोग नहीं बेच सकते हैं। इनको पहले यहाँ से जाना पड़ेगा ब्रिटेन, वहाँ पे एक टैक्स देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका जा सकते हैं, और यहाँ पे फिर फाइनली वो सेल करेंगे। इससे 2 लॉसेज है। पहला कि इनको टैक्स बेकार में देना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा बहुत डिले होगा, यहाँ से घूम के यहाँ क्यों जाना पाए, हम क्यों तुमको टैक्स दें। तो ये जो टैक्स था, नेविगेशन एक्ट था, ये पहले से था, पर इसका कभी एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। पर 1763 के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा दिया जाता है, कहते हैं कि नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, तो और गुस्सा आता है, और जो अमेरिकन ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे चायपत्ती का बहुत डिमांड रहता है, तो कहते हैं कि काम करो ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम जाओ और आज से तुम ही चायपत्ती बेचोगे, यहाँ पर और कोई बेच नहीं सकता है, तो मोनोपोली दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कोई अच्छा सा डिविडेंड यूरोप को दे, आई मीन ब्रिटेन को देना शुरू करे, ठीक है। अब इससे पहले क्या चल रहा था उधर ध्यान समझते हैं। पहले भी टी टैक्स वगैरह जब आया था, इससे पहले भी कुछ टैक्सेस आते थे। करता क्या था ये लोग, यहाँ वाला लोग, कि ये लोग यहाँ पे यूरोप में सामान खरीदते थे ब्रिटेन में, लेकिन उनसे खरीदते थे जो खुद स्मगलर थे, नॉन ब्रिटिश मर्चेंट से खरीदते थे सामान, और खरीद के यहाँ पे स्मगल करके लेके आते थे चायपत्ती को। लेकिन जब ये मोनोपोलाइज कर देता है, इस कंपनी को मोनोपोली दे देता है, तो ये अमेरिकन ट्रेडर्स को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। उनके सारे जो बेनिफिट्स चल रहे थे, इंटरेस्ट आ रहा था, सब खत्म हो जाता है। अब देखो होता क्या है, ये बॉर्डर ऑफ टैक्सेशन तो आ गया, तो ये अमेरिकन ट्रेडर्स का जो इनकम था उस पर अटैक करता है। अब अमेरिकन ट्रेडर्स आ जाता है गुस्से में और बहुत सारा रिवोल्ट कर देता है। शुरुआत में उसने करता है बॉस्टन टी पार्टी। ये बॉस्टन टी पार्टी क्या, जरा देखते हैं। ये है बॉस्टन टी पार्टी। यहाँ पे एक जो ब्रिटेन से चल के एक जहाज़ आती है जिसमें बहुत सारा चायपत्ती रहता है। ये लोग क्या करता है कि जो नेटिव इंडियंस है, रेड इंडियंस बन के, रेड इंडियंस का क्लॉथ वगैरह पहनता है, और सारा जो चायपत्ती उसको नदी में फेंक देता है। नदी मतलब समुद्र में फेंक देता है, बर्बाद कर देता है। तो जब ये बर्बाद कर देता है, और उसके बाद एक बहुत पॉपुलर स्लोगन निकल के आता है बॉस्टन टी पार्टी के बाद, उसी को बोलते हैं बॉस्टन टी पार्टी। यहाँ पे कोई चायपत्ती ऐसा नहीं कि बैठ के सब लोग चाय पी रहा है, यहाँ पे चायपत्ती को समुद्र में फेंका जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और जो चायपत्ती है वो कहाँ से आया है, वो आया है ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन का लॉस कराया जाता है। अब ब्रिटेन आता है गुस्से में, और अमेरिका तब कहता है कि हम आज से तुमको कोई टैक्स नहीं देंगे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमारा जो लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा हम देंगे, या तो फिर हमें ब्रिटिश कैबिनेट में हमें एक रिप्रेजेंटेशन दो, और नहीं देते हो तो हमें कोई टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम होते कौन हो? वो कहते हैं एन आइलैंड कैनॉट रूल अस, एन आइलैंड कैनॉट रूल अ कॉन्टिनेंट। ये कहते हैं वो, छोटा सा एक आइलैंड है साला, वो हमें कैसा रूल कर सकता है? हम खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे, सब कुछ खुद से चलाएंगे। तो यहाँ पे बिना अमेरिकन सब्जेक्ट के कंसेंट के बगैर कोई भी टैक्स अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट लाता है तो हम उसके अगेंस्ट हैं, हम नहीं देंगे, ऐसा अमेरिकन सब्जेक्ट कहना शुरू करता है।
ब्रिटिश गवर्नमेंट करता है कोर्सिव एक्ट लाता है, बोलता है यार तुम्हारा हम लोकल गवर्नमेंट कैंसिल कर देंगे ब्रॉस्टन में, तुमने चाय पत्ती हमारा बर्बाद कर दिया, तुम्हारा बहुत मारेंगे तुमको हम। वहाँ पे फिर ब्रिटिश ट्रूप्स भेज देता है ताकि जो अमेरिकन सब्जेक्ट्स है उसको सप्रेस किया जा सके, और फाइनली लोग लड़ाई वड़ाई करते हैं और हार जाते हैं। ये है बॉस्टन टी पार्टी, आपने देख ही लिया है। और जो ये है आर्मी रिलेटेड कॉज है। आर्मी में क्या है, कुछ है ज़्यादा नहीं इसमें। जब फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें जो 13 ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं आज से, और तब यहाँ जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको सपोर्ट करता है फ्रेंच असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि ब्रिटिश ट्रूप्स को हराया जा सके। जो जब एक बार बॉस्टन टी पार्टी होता है तो वहाँ से ब्रिटिश ट्रूप भेजा जाता है, अब ब्रिटिश ट्रूप को ये लोग अमेरिकन ट्रूप्स हरा देता है, उसमें फ्रांसिस की मदद करता है। यही है आर्मी का कॉज। तो अगर कॉजेज को एक जगह देखा जाए तो पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और कॉज रिलेटेड टू आर्मी, हम लोग 3 ही डिवीज़न करते हैं हमेशा। जो पहला कॉज था वो था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। जो अंग्रेज हैं वो फ्रांस वाले लोगों से लड़ाई करते रहते हैं, हर जगह लड़ाई करते हैं, अपने होम टाउन में लड़ाई करते हैं, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ एशिया में, सब जगह लड़ाई कर रहे हैं, इंडिया में लड़ाई करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद वो जब एक बार जीत जाते हैं 1763 में, तो वहाँ से जो पॉलिसी ऑफ बेनाइन नेग्लेक्ट था उससे दूर हटते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा शोषण करना शुरू करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। कहते हैं अब टैक्स दो, हर चीज़ में टैक्स दो साले, अभी तक तुम फ्री थे, अभी हमको टैक्स देना शुरू कर दो। उसके बाद यही इकोनॉमिक कॉज भी है कि जब टैक्स देना बढ़ा देता है ये लोग तो कहता है बहुत ज़्यादा टैक्स आ गया यार, हम इतना टैक्स देंगे कहाँ से, अभी तक हमको टैक्स देने का आदत था नहीं, छोटा छोटा टैक्स देते थे, अब तुम कहते हो भर भर के टोकरी दो, हम तो देने के लिए तैयार हैं नहीं। और आर्मी का रीज़न ये है कि जो फ्रेंच है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मॉनेटरी और मिलिट्री दोनों, कि हरा दो, हम हारे हैं अब तुम हरा दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लड़ जाओ। और फाइनली इस तरह से अमेरिकन रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। ये है कॉज। अब उसका इम्पैक्ट देखते हैं।